चलिए चंद्रयान 3 से अब चांद पर उतरने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। आज चंद्रयान के लिए एक अहम दिन था। आज करीब 1:15 बजे के करीब लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया और अब 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी और आज अलग होने के बाद लैंडर की चांद से दूरी करीब 100 किलोमीटर रह गई है। अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को यहां पर डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा, यानी कि उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। यहां से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी है वो 30 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को चंद्रयान की शाम करीब 5:47 पर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिशें की जाएंगी। चलिए चंद्रमा की इस पूरी जर्नी को समझने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास। विपिन जी, चंद्रमा की अब लैंडिंग, धीरे धीरे लैंडिंग की तरफ चंद्रमा, क्या कुछ और प्रोसेस है इसमें होना? तो टेक्निकल भाषा में इसरो ने जो आज अपडेट किया वो ये कहा है कि आज से ही लैंडिंग शुरू हो गई है। तो ये लैंडिंग का फेज है जिसमें जैसा आपने अभी पढ़ा कि उसको डीबूस्ट किया जाएगा, डी थ्रस्ट किया जाएगा। तो आज जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ है, तो लैंडर क्या है? लैंडर बेसिकली एक अपने आप में एक छोटा सा यान है, उसके नीचे थ्रस्टर्स यानी छोटे छोटे इंजन्स लगे हुए हैं, उसके अंदर रोवर रखा हुआ है। तो अब ये जब 23 तारीख को शाम को उतरेगा चंद्रमा के ऊपर, तो उससे पहले अभी आपने जैसा कहा कि करीब 100 से 150 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है चंद्रमा से, वहां पर ये मौजूद है। धीरे धीरे डी थ्रस्ट किया जाएगा ना, इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। ये देखिए वो जो हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये एक बनाया हुआ ग्राफिक्स एक तरीके का। तो इसमें जो थ्रस्टर्स दिख रहे हैं उसकी मदद से इसको 90 डिग्री के कोण पर चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जाएगा। इसकी रफ्तार को कम करते करते चांद के करीब 30 किलोमीटर के ऊपर लेकर आया जाएगा अगले 4 से 5 दिनों में। और 23 तारीख की शाम जो 5:47 का वक्त दिया गया है, तब असली जिसको कहते हैं परीक्षा होगी चंद्रयान की। पिछली बार भी हमने देखा था महज 2.1 किलोमीटर की जो दूरी थी चांद से, तब हमारा चंद्रयान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके जो थ्रस्टर्स थे उससे कंट्रोल छूट गया था, वो बहुत तेजी से टर्न हो रहा था और उसके बाद वो फ्री फॉल में चला गया और क्रैश हो गया मून के ऊपर, चांद के ऊपर। तो इस बार इसरो ने ये जो थ्रस्टर्स हैं चंद्रयान के अंदर या उस लैंडर के अंदर, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। बेहतर सेंसर्स लगाए गए हैं, नए थ्रस्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि ज्यादा कंट्रोल रहे चंद्रयान के ऊपर। और जब आप उस फाइनल लैंडिंग फेज में होंगे तो कहीं भी संपर्क ना टूटे, वो प्रिसाइजनेस आए, जहां पर एक प्रॉपर स्पीड इस चंद्रयान को मिले, इस लैंडर को मिले, और इसको एक सॉफ्ट लैंडिंग, जो एक ऐसी लैंडिंग जिसमें से क्रैश ना होना पड़े। पिछली बार भी ये क्रैश हो गया था, उस तरह की लैंडिंग कराने की कोशिश होगी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि क्या होगा। वो लैंड हो जाने के बाद उसमें से गेट ओपन होगा और जो प्रज्ञान रोवर पिछली बार भी गया था, वो रोवर बाहर निकलेगा और फिर स्टडी करेगा चांद। और हाँ, इसकी जो लाइफ है वो 1 दिन की होगी, लेकिन ये 1 दिन चांद का 1 दिन है। चांद का 1 दिन मतलब पृथ्वी के 14 दिन। तो 14 दिन की इन दोनों की लाइफ है। जब तक ये काम करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। अच्छा, सिग्नल डायरेक्ट नहीं आएगा पृथ्वी पे। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल आज अलग हो गया, पृथक हो गया है, पहले जो रोवर है, लैंडर है, उसको सिग्नल भेजेंगे और वो फिर हमें डायरेक्ट पृथ्वी पे सिग्नल भेजेगा। इस समय एक और बातचीत हो रही है बहुत बढ़िया कि रूस का भी जो लूना 25 है वो भी चांद की तरफ निकला है। वो हमसे बाद में चला है, लेकिन हम जिस चीज का रफ्तार से चलते हैं, भारत की जो टेक्नोलॉजी है, रूस की अलग है, वो जल्दी पहुंच गया। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं वही कहना चाह रही थी कि रूस का थोड़ा जल्दी पहुंचेगा। ये भी कहा जा रहा है कि हमसे पहले उसकी लैंडिंग हो जाएगी। लैंडिंग होगी क्योंकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैरेटिवली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ती है। और उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें जो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज है उनका यूज करते हैं। तो पहले हमारे चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा में कई चक्कर लगाए, उसके बाद वो चांद की कक्षा में कई चक्कर लगा रहा है। तो इसमें फ्यूल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। वहीं जो लूना है रूस का, उसने एक ही चक्कर लगाया पृथ्वी की तरफ और वो सीधा चांद की कक्षा की तरफ बढ़ा। यानी उनको जो उनके थ्रस्टर्स यानी इंजन थे वो बहुत पावर के साथ उन्हें ऑन करना पड़ा। डेफिनेटली फ्यूल ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, खर्चा ज्यादा, और इसी कारण वो हमसे लेट निकले हैं। लेकिन हमसे पहले यानी करीब 21 तारीख को वो चांद पर पहुंच सकते, वो भी दक्षिण ध्रुव पे जा रहे हैं। अगर वो हमसे पहले सफल हो जाते लैंडिंग में, तो इंडिया का थोड़ा ये मिस होगा कि हम पहले देश होते जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरते सक्सेसफुली। शायद रूस उतर जाएगा,
पर वो कोई बात नहीं। और हाँ, तो जो मैं कह रहा था, लूना में एक और खासियत है, वो डायरेक्ट सिग्नल अर्थ को भेजेगा, उसे किसी दूसरे कम्युनिकेशन मॉडल की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो चंद्रयान है, इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वो काम करेगा सिग्नल धरती। तो एनीवे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा 23 अगस्त को कि वो प्रिसीशन क्या इसरो इस बार क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण पिछली बार हमसे थोड़ी चूक हो गई थी। लेकिन मेहनत तो काफी हुई है इसरो की तरफ से। मेहनत तो पिछली बार भी हुई थी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और वो भी स्पेस की टेक्नोलॉजी है। बहुत प्रिसीशन चाहिए। हम यहां तक पहुंचे हैं तो आगे तक भी जाएंगे। जी बिल्कुल, और पूरी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ कुल मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से विपिन जी ने समझाया इसको कि किस तरीके से अब जो है वो आगे बढ़ रहा है चंद्रयान, और जो अलग होगा उसका क्या कुछ उसका प्रोसेस होगा, और लूनार हमसे पहले पहुंच सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बचत के साथ पहुंचेंगे चंद्रमा पर। यही हमने मंगलयान के साथ भी किया था। वो कहानी सब लोग जानते हैं कि मंगलयान पे हम कैसे पहुंचे, और दुनिया को हमने कैसे दिखाया कि हम कम कीमत में इतने बड़े स्पेस एक्सपीडिशन को अंजाम दे सकते हैं। जी, तो चलिए, तो देश इस चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि कैसे और किस तरीके से चंद्रयान जो है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो चंद्रमा पर हो जाती है। इस बीच साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसे इसरो की बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व करना चाहिए। हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान 1 भी और अब चंद्रयान 3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान, हालांकि अमेरिका का एक मानव चांद की धरती पर 1969 में लैंड हो चुका था, उनका एक व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। और अब बात करेंगे हिमाचल और उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। हिमाचल के शिव बावड़ी मंदिर में सोमवार को ही लैंडस्लाइड में मची तबाही में अब तक 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। 4 दिन से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल की अगर बात करें तो यहां पर मंडी, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर जिले में ज्यादा तबाही हुई है। मौसम विभाग की अगर माने तो पिछले 7 दिनों के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 111% ज्यादा यहां पर बारिश हुई है। तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में धीरे धीरे हालात अब सामान्य हो रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुलना स्टार्ट हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, हिमाचल पुलिस लगी है, प्रशासन लगा है। जो डेड बॉडी है उनको निकालने का काम शिप बॉडी का, जिसमें उम्मीद है कि कुछ और शव हो सकते हैं, वो चल रहा है। जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी हमारा काम तेज होता जाएगा। 1200 के करीब रोड थे, 550 के करीब लैंड स्लिप्स में हमने रोड्स को निकाल दिया गया है, और इस दृष्टि से हम युद्ध स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल से अलग राज्यों में मानसून की रफ्तार थोड़ी सी थम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अगले 1 से 2 दिनों के अंदर मानसून फिर से कम बैक कर सकता है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून पर पिछले 12 दिनों से ब्रेक लगी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये ब्रेक किस वजह से हुआ है? देखिए, जनरली जब कोई सिस्टम नहीं होता है, जैसे लो प्रेशर, जहाँ उस समय जनरली मेजरली यही रीज़न होता है, जहाँ कुछ सर्कुलेशन फॉर्मेशन नहीं होता नॉर्थ वेस्ट से, जनरली उस केसेस में क्या होता है कि मानसून ऊपर की तरफ चला जाता है। मानसून ट्रफ बेसिकली, मानसून ट्रफ क्या है, इसका जो नॉर्मल पोजीशन है हम मानते हैं गंगानगर से लेके कलकत्ता तक, ठीक है, और उसके नीचे जो वेस्टर्लीज विंड होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज होती हैं, जिसको मानसून ट्रफ बोलते हैं। वो मानसून सीजन का एक मेजर फीचर है और इसकी ऑसिलेशन से ही रेनफॉल होती है। अभी क्या है कि जो मानसून ट्रफ था फुटहिल्स के पास था, जो आप बोल रहे हैं, तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि ज़्यादातर हिमाचल, उत्तराखंड में जो रेनफॉल एक्टिविटी रही वही रीज़न है, फुटहिल्स में रहती है। नॉर्थन पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जे रेनफॉल रहा। और अब एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हुआ है, जहां अगर आप देखेंगे बड़ा सा क्लाउड पैच है जहां पे, तो ये कि हम कह सकते हैं कि मानसून का रिवाइवल है। रिवाइवल है इस साइड का, ईस्टर्न एंड का, और जहां सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से आज लो प्रेशर बन जाएगा।
तो उसके इसके कारण ही क्या हुआ है, जो आपका वेस्टर्न एंड है वो तो वहाँ ही है, फुटिल्स के पास ही है, ईस्टर्न एंड भी बंगाल में आ गया। और इसके कारण आप देख रहे हैं पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इवन आपका उत्तर प्रदेश में सभी जगह क्लाउड्स हैं। तो इसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके लिए उड़ीसा के लिए हम आने वाले 2 दिनों में वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की उम्मीद है। इवन आज 1-2 स्टेशन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले 3-4 दिनों में रहेगा, ईस्ट एमपी में रहेगा। ओवरऑल मैं बताता हूँ कि ईस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में मानसून का थोड़ा रिवाइवल होगा। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 पॉइंट गिरकर 65,151 पर और निफ्टी 100 पॉइंट गिरकर 19,365 पर बंद हुए। निफ्टी बैंक 55 पॉइंट गिरकर यहां पर 43,891 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की बढ़त रही। सरकारी बैंक से जुड़े शेयरों में खरीदारी दिखी। आज बाजार में सबसे ज्यादा दबाव एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रा शेयरों में रहा, तो वहीं आईटी, फार्मा, पीएससी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और एनबीएफसीज कंपनियां आज बाजार के फोकस में रही हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने एनबीएफसीज पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ब्रोकरेज हाउस ने ज्यादातर एनबीएफसीज कंपनियों के लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सुमित। बताएं जरा क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। देखिए, आज एनबीएफसी स्पेस वैसे भी बहुत फोकस में था और अच्छी खासी खरीदारी भी स्पेस में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया जा रहा है कि एनबीएफसी स्पेस के लिए गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन थोड़ी सी और बेटर होते हुए दिखाई पड़ सकती है और मेजरली सभी के अंदर एक ओवरवेट रेटिंग या अपग्रेड्स जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि Q1 में नंबर्स थोड़े बेटर साइड पे थे, थोड़े मिक्स एंड मैच थे, लेकिन सेक्टर की जो रेटिंग है वो इसलिए कि वैल्यूएशन काफ़ी से आकर्षक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो एनबीएफसी स्पेस के अंदर सिचुएशंस और अलग होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है। एक एक करके तमाम वो जो एनबीएफसीज हैं जिनके ऊपर रेटिंग आई हैं उनके नाम आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर मेजरली ओवरवेट रेटिंग रखी है, जिसमें एप्टस, होम फर्स्ट, श्रीराम फाइनेंस, ये रही पूरी लिस्ट। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग 9500 का टारगेट, श्रीराम फाइनेंस ओवरवेट रेटिंग 2200 का टारगेट, एसबीआई कार्ड ओवरवेट रेटिंग 1155 का टारगेट, होम फर्स्ट ओवरवेट रेटिंग 1050 का टारगेट, कैनफिन होम करीब 1000 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा जो कुछ और एनबीएफसीज हैं उसमें इक्वल वेट रेटिंग है चोलामंडलम इन्वेस्ट पे 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इक्वल वेट रेटिंग, एमएनएम फाइनेंस इक्वल वेट रेटिंग करीब 300-450 रुपए टारगेट, एप्टस वैल्यू एनबीएफसी में क्रूशियल नाम 450 ओवरवेट रेटिंग 268 रुपए का टारगेट और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग करीब अंडरवेट रेटिंग के साथ 110 रुपए का टारगेट। तो मेजरली सब में अच्छे वैल्यूएशंस को आधार मानकर उन्होंने यहां पर निवेश करके चलने की राय दी है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब रुख करेंगे कुछ पॉलिटिकल खबरों का, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद के पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद के बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आज़ाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। आज़ाद के ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का है। आज़ाद 9 अगस्त को ये भाषण देने के लिए यहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही थी। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में कई बड़े मुद्दे हावी रहने वाले हैं। आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे टी20 मैच की, जिसके लिए टीम इंडिया आयरलैंड पहुंच गई है। टीम यहां पर 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इसका पहला मुकाबला 18 अगस्त को खेला जाएगा। ये सभी मैच द विलेज मलहाइड क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जाएंगे और इस सीरीज से जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद अपना कमबैक कर रहे हैं। यहीं पर टीम इंडिया की कप्तानी भी तेज गेंदबाज बुमराह भी करेंगे। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा जैसे आईपीएल स्टार्स को टीम में मौका दिया गया है, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सभी सीनियर्स को इस बार फिलहाल आराम दिया गया है। और भारत में आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। ये पहला मौका है जब लॉन्च से पहले कोई आईफोन भारत में बन रहा है। फॉक्सकॉन इसे अपने चेन्नई प्लांट में बना रही है और इसके लिए कंपनी ने प्रोडक्शन लाइनें भी बढ़ा दी हैं। आईफोन 15 सितंबर में लॉन्च हो जाएगा। इससे पहले आईफोन 13 के लॉन्च होने के लगभग 6 से 7 महीने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हुई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब फॉक्सकॉन अपने हैदराबाद प्लांट में एप्पल के ईयरबड्स भी बनाने जा रही है। और जेईई नीट की तैयारी के लिए बहुत से छात्र कोटा जाते हैं, लेकिन वहां से इधर कुछ परेशान करने वाली खबरें बढ़ रही हैं। छात्रों पर आखिर क्यों होता है इतना दबाव और कड़ी कोचिंग के दौरान छात्रों की मेंटल हेल्थ पर कितना ध्यान दिया जाता है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।